Hello to all students. This is Akansha Verma, and you are here on the platform where you will be taught by a scholar. So, I hope you guys are doing well. And in the last video, I already introduced myself that I am pursuing botany honors from the prestigious University of Delhi, and I am a biology enthusiast. So, in this video, we'll be covering the very first unit of biology of class 9th, which is cell, the building block of life. सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो एनसीईआरटी पहले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लिखती थी बायो के इस चैप्टर को, अब वो लिखती है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो आपकी जो बुक है एक्सप्लोरेशन, उसके हिसाब से वील बी कवरिंग दिस चैप्टर। एंड चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें हो जाए। तो इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं? द होल चैप्टर आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 3 मेन पार्ट्स, और वो पार्ट्स ये हैं कि इस वीडियो में वील कवरिंग द ओवरव्यू, द 2.1 पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि हमें बताएगा कि बेसिकली सेल है क्या, या अर्ली अर्थ पे चीज़ें कैसी होती थी, या जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो क्या है, और सेल के बारे में हमें पता कैसे चला कि ये छोटी सी चीज़ जो है वो हमारी बॉडी को गवर्न करती है या हमारी डेली लाइफ प्रोसेसेस में हमारी हेल्प करती है। सो वील कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। 2.2 जो पार्ट है वो है सेल ऑर्गेनल्स पे बेस्ड। नाउ एक छोटू सा सेल है, वो सारे फंक्शंस अपने आप तो परफॉर्म नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उसको किसी ना किसी चीज़ों की हेल्प लगेगी। तो वो हेल्प जो है वो उसके ऑर्गेनल्स करते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। और पार्ट 3 में है हमारा सेल डिविजन साइकिल, जिसमें हम माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली हम लोग हाइट में इतनी बड़े कैसे हो गए, या एलिफेंट और जिराफ जो कि इतने बड़े बड़े एनिमल्स हैं, वो जब हुए होंगे तब वो एकदम से इतने बड़े तो नहीं हो गए होंगे, राइट? तो ऑब्वियसली सेल ने कुछ तो किया होगा, ग्रोथ करी होगी। तो वो ग्रो किन मैकेनिज्म से करता है वो सब हम इस वीडियो के पार्ट 3 में करेंगे। एंड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बाद आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल द नोट्स फॉर दिस चैप्टर ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो यू मस्ट फॉलो दैट। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। आई हैव मेड अ वेरी नाइस पीपीटी जिससे आप सभी को ईजी आ जाए। अभी तो ये सारे वर्ड्स जो है माइटोसिस, मियोसिस, सेल ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सुनने में बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे, पर वंस वील बी स्टडिंग दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट विल हेल्प यू till your graduation. Okay, so let's understand this with ease, and I'll be sharing my screen and you will be seeing the ppt which I have made. तो शुरू करते हैं without any further ado. Let's get into the video. So we are finally here on the very first slide of our PPT, which is class 9th biology cell, the building block of life, the very first unit of our chapter. तो सेल के बारे में जानने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या अर्थ हमेशा से ऐसी थी? क्या ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टिंग से अर्थ पे प्रेजेंट थे? क्या सारी चीजें हमारे आसपास जो है वो वैसे ही डेवलप थी जैसी आज हमें डेवलप दिखाई देती हैं? और ह्यूमन बीइंग्स अगर हमेशा से अर्थ पे थे तो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे बने? या हम लोग डायनासोर्स की बात क्यों करते हैं? हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आती है कि कैसे पहली लाइफ आई होगी अर्थ पे। या हम लोग एक बहुत ही रैंडम सा क्वेश्चन पूछते हैं अपने दोस्तों के बीच में कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। सो दैट इज ऑल्सो एक अटेम्प्ट है वो भी बताने का कि लाइफ कैसे आई। सो पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई? सो लेट्स गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन अ वेरी साइंटिफिक वे। और वो बात ये है कि साइंटिस्ट के हिसाब से बहुत सारी थ्योरीज हैं कि पहली लाइफ इस अर्थ पे कैसे आई होगी, पहला बेबी या पहला ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे कैसे आया होगा। हमें पता है हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये पहले भी एग्जिस्ट करते थे? सो इसका जवाब जो है वो हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाके ढूंढना पड़ेगा, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पुरानी अर्थ पे कंडीशंस जो थी वो कैसी थी? ऑब्वियसली ऐसी तो नहीं रही होंगी। तो पुरानी अर्थ पे कंडीशंस जो थी वो कुछ ऐसी थी कि वोल्केनिक इरप्शंस जो थे वो हर जगह होते थे। ठीक है, हमारे अर्थ पे जो कुछ चीजें प्रेजेंट थी वो था अमोनिया, कार्बन सोर्स, एंड बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस एंड सो मच ऑफ वाटर। देयर वाज हार्डली अ लैंड ऑन द अर्थ। ठीक है, पानी था, और वो पानी क्यों था? क्योंकि अर्थ पे बहुत सारे डिप्रेशंस थे। जब वाटर साइकिल होती थी
तो पानी जो है वो रेन की फॉर्म में आता था और इन डिप्रेशंस को भरता था जिनसे ओशंस बने। तो ये सारी थ्योरीज हैं कि कैसे लाइफ जो है वो बनी होगी। पर अभी इन सब थ्योरीज के बारे में बात ना करते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या मानते हो कि पहली लाइफ अर्थ पे कैसी बनी होगी, सो मेनी ऑफ यू माइट से कि गॉड ने अर्थ बनाई और गॉड जो है वो हमसे खुश हो गए थे इसीलिए उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स बना दिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। मेनी साइंटिस्ट, ठीक है, एवरी स्टोरी इज अ हाइपोथीसिस जो कि साइंटिस्ट ने बनाई है। तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि पहली लाइफ जो है वो एक्वेटिकली आई होगी, यानी पहली लाइफ ने जो बर्थ लिया होगा वो कहाँ लिया होगा, वाटर में लिया होगा, एक्वेटिक सोर्सेज में बर्थ लिया होगा। यानी इसका मतलब ये है कि मेरा जो जन्म है वो भी पानी में हुआ था, यानी लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड सो दस आई ओरिजिनेटेड इन वाटर। This is not true. So let's move to the very next slide or the first slide. Where does the cell come from? So it is widely accepted amongst the scientific community कि पहली लाइफ जो है वो आई हमारी पानी में। ठीक है। एंड वो लाइफ जो थी वो हमारी तरह मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स नहीं थे बल्कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, एज द नेम सजेस्ट, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे सेल वाला और यूनी का मतलब होता है सिंगल सेल वाला। तो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड कि पहली लाइफ जो है वो पानी में आई और चीजें स्टार्टिंग से इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी जितनी चीजें आज कॉम्प्लेक्स हैं। कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि लाइफ जो है वो बड़े बड़े ओशंस में नहीं आई, यानी समुद्र में ना आके लाइफ जो है वो कहाँ आई, छोटे छोटे वाटर पूल्स में आई, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। एक ऐसा हॉट स्प्रिंग है जिसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, विच इज देयर इन द पूगा वैली इन लद्दाख। और वो हॉट स्प्रिंग जो है वो नेचुरली अपना टेम्परेचर जो है इतना हाई मेंटेन करके रखता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कितनी भी कूल हो जाएं उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। राइट। तो रिसर्चर्स ये मानते हैं थोड़े बहुत कि लाइफ जो है वो आई तो पानी में पर समुद्र में नहीं आई, छोटे छोटे पूल्स में आई। छोटे छोटे पूल्स में समहाउ सेल्स आए और सेल्स ने अपने आप को डिवाइड किया और डिवाइड करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी शुरू हो गई, इवोल्यूशन शुरू हो गया। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशंस जो थी, यानी कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हमें इन छोटे वाटर पूल्स में देखने को मिलती है। सो रिसर्चर्स ने तो बोल दिया कि छोटे वाटर पूल से लाइफ आई, समुद्र में लाइफ नहीं आई। तो लाइफ जो है वो छोटे वाटर पूल में क्यों आई? इसका रीजन ये है कि इसकी एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी छोटे वाटर पूल की एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो मिलती थी कंडीशंस ऑन द अर्ली अर्थ से। ठीक है। जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है। ठीक है। सो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ बनी और अर्ली कंडीशंस अर्थ पे कैसी थी, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, अर्थ पे अमोनिया था, अर्थ पे कार्बन सोर्स थी और बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस थे। बारिश होती थी जो कि डिप्रेशंस को फिल कर देते थे पानी से और इस तरीके से पानी आया। एंड सिमिलरली कंडीशंस जो हैं वो सेम सेम थी, मतलब वोल्केनिक इरप्शंस थे। तो आप ये सोचो कि अर्थ का टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई होता होगा और वही हाई टेम्परेचर हमें हॉट स्प्रिंग्स में भी देखने को मिलता है, राइट। सो दीज एनवायरमेंटल कंडीशंस दे सीम टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्ली अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि हमें हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिली। सो द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, जैसा एक हॉट स्प्रिंग का एग्जाम्पल पूगा वैली वाले हॉट स्प्रिंग का है। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो कि इन हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे हीट लविंग बैक्टीरिया जिनको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, विच आर यूनिसेल्युलर। तो फाइनली वी हैव गॉट द आंसर। सो जो पहली लाइफ थी वो पहली लाइफ जो अर्थ पे आई वो कोई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं था, ना ही वो कोई ह्यूमन बीइंग था। वो था एक बैक्टीरिया जो कि यूनिसेल्युलर था नेचर में और वो थर्मोफिलिक था, यानी वो हीट लविंग बैक्टीरिया था। वो हीट वाली चीजों में सरवाइव कर सकता था, वो इतने गर्म टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकता था जितने में ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं कर सकते। सो वी हैव गॉट द आंसर कि पहली लाइफ कौन सी थी, वो शायद बैक्टीरिया होगा जिसने हॉट स्प्रिंग में जन्म लिया होगा और यूनिसेल्युलर रहा होगा, हमारी तरह मल्टी सेल्युलर नहीं रहा होगा। तो साइंटिस्ट जो है इनको होती है बहुत ज्यादा क्रेज, द क्रेज अबाउट फाइंडिंग आउट कि हमारे आसपास चल क्या रहा है। सो ऐसे ही साइंटिस्ट थे फ्रॉम द बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस लखनऊ जिन्होंने इन हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी किया। एंड वन ऑफ द हॉट स्प्रिंग वॉज लद्दाख का पूगा वैली वाला हॉट स्प्रिंग। और उन्होंने ये जाना कि ये जो लाइफ फॉर्म्स हैं या ये जो बैक्टीरिया हैं जो इन हॉट स्प्रिंग्स में आ रहे हैं, द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया,
इनके आसपास हमें एक कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपोजिशन है वो देखने को मिला। अब इनके आसपास कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन क्यों हुआ होगा? क्योंकि इन डिपोजिशन ने पुराने समय में, यानी जब अर्थ बन रही थी उस समय में, इन बैक्टीरियाज को बचाया होगा वॉल्केनिक इरप्शन से या नेचुरल कैलामिटी से जो इनको हिट कर रही होंगी। ठीक है, सो दीज डिपॉजिट्स दे हैव प्रोटेक्टेड द अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशंस जो तब थी अर्थ पे, एंड दे में ऑल्सो हेल्प द बैक्टीरिया टू हैव फॉर्म्ड इट्स वेरी फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग आज की डेट में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, द बैरियर दैट डिफाइंस द सेल। तो ये जाना हमने ओवरव्यू, ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि जो लाइफ है वो कैसे आई। लाइफ जो है वो पानी में आई। पहली लाइफ जो है वो बैक्टीरिया रहा होगा जो कि यूनिसेल्युलर रहा होगा। जब साइंटिस्ट ने सिमिलर कंडीशंस क्रिएट करी आज के ज़माने में, तब उनको पता चला कि बैक्टीरिया जो है वो तब की कंडीशन से फाइट करने के लिए अपने आसपास एक कैल्शियम कार्बोनेट की सोर्स फॉर्म कर लेता होगा जो इसको एक सारी चीज़ों से, रेडिएशन से बचाती होंगी या दूसरी चीज़ों से बचाती होंगी। एंड पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इस तरीके से बना हुआ होगा, ऐसे सेल को हमने जानना शुरू किया होगा। सो दिस वाज द ओवरव्यू। नाउ वी गो टू द वेरी नेक्स्ट स्लाइड जो कि है कि सेल क्या होता है। अब आते हैं हम घूम फिर के पूरी हिस्ट्री जानने के बाद अपने चैप्टर पे कि सेल क्या है। तो जैसा कि मैंने चैप्टर के नेम पे ऑलरेडी मेंशन किया था कि सेल जो है हमारा वो है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मेरा मतलब क्या है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ से? सो एवरीवन मस्ट बी रिमेम्बरिंग, अगर किसी की केमिस्ट्री फेवरेट है तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सबको ये चीज पता होगी कि डाल्टन ने कहा था कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम्स में डिवाइड होते हैं, पर एटम्स जो है वो इनडिविजिबल यूनिट है। यानी एटम फर्दर किसी चीज में डिवाइड नहीं होते। पर जब बाद में डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये तीन चीजें हैं जिसमें एटम जो है वो ब्रेक डाउन कर सकता है। यानी एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, दे आर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो इसके बेसिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है अब यहाँ पे कि क्या हम लोग इतने ही बड़े पैदा होते हैं? नहीं, वी आर अ स्मॉल बेबी। हमारी हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ते बढ़ते हमारी एज भी बढ़ती है, हाइट भी बढ़ती है, तब हम इतने बड़े होते हैं। तो क्या कभी किसी ने घर बनते हुए देखा है? घर कैसे बनता है? हम लोग एक ब्रिक लेते हैं, उस ब्रिक को हम लोग रखते हैं, उस ब्रिक के ऊपर सीमेंट लगा के दूसरी ब्रिक रखते हैं, और ऐसे बहुत सारी ब्रिक रखते रखते सिंगल स्टोरी से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक तैयार हो जाती है। सो दिस इज हाउ सेल वर्क। इस ब्रिक को आप समझो एक सेल जो कि हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे एक बड़ा सा घर एक ब्रिक से बनता है, वैसे ही ये बड़ी सी ह्यूमन बॉडी एक छोटे से सेल से बनती है जो हमें अनएडेड यानी नेकेड आई से भी नहीं दिख सकता, हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। सो जैसे एक सेल कंपाइल हो, एक ब्रिक कंपाइल हो होके एक सिंगल स्टोरी हाउस या एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को राइज देती है, वैसे सेल ग्रुप बना के टिश्यूज बनाता है, टिश्यूज ग्रुप बना के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और वेरियस ऑर्गन सिस्टम जो मेरे अंदर अभी कंबाइंड है वो एक साथ काम करके ये पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। सो लेट्स गिव इट अ रीडिंग। सेल क्या होता है? सो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अब सेल्स से बने हुए हैं। हमें पता चल गया कि हमारी बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। यानी हम अगर डिवाइड करना शुरू करें अपनी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, तो हम सबसे छोटी यूनिट पे जाके अटकेंगे, और वो ये छोटी यूनिट जो है वो सेल है। सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सेल फर्दर किसी चीज में डिवाइड नहीं होता, सेल से ही लाइफ शुरू होती है। तो व्हाट इज अ सेल? सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। फंक्शनल क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमारी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उन सभी के फंक्शंस ये एक लौता छोटू सा सेल कैरी आउट करता है। एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी इसके अलावा हमारा जीवन किसी और पे निर्भर नहीं है। अब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ कि कोई स्कूल में ग्रुप एक्टिविटी हुई और उस ग्रुप में मेरी टीम का नाम था रेड, तो मैंने और मेरे सारे फ्रेंड्स ने जो है वो रेड कलर के कपड़े पहने और हम लोग एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि है क्राफ्ट पेपर्स को कट करने का। दूसरी टीम है टीम येलो जो कि पेस्टिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सो इन सारे ग्रुप्स को समझो सेल, मुझे समझो एक लौता सेल, मेरे फ्रेंड्स को समझो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन, कटिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं।
तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स क्या है, वो एक साथ अपना ग्रुप बना बना के टिश्यू बनाएंगे। तो मेरी पूरी रेड टीम ने एक टिश्यू बनाया, पूरी येलो टीम ने दूसरा टिश्यू बनाया। अब वो दोनों टिश्यू जो है वो फंक्शन तो एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, और वो फंक्शन किससे रिलेटेड है, पेपर से रिलेटेड है। तो सिमिलर या डिफरेंट टिश्यूज जो हैं इन्होंने ऑर्गेनाइज करके एक ऑर्गन बनाया, कंपटीशन बनाया, ठीक है। और ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया, बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे थे, अपना अपना फंक्शन कर रहे थे, और उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ने कंबाइन होके मुझ जैसा एक इंडिविजुअल बनाया, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जब भी मैं नाम लेती हूँ, मेरे दिमाग में जो पहली चीज आती है वो आती है लंग्स। लंग्स एक लौता ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नाजल पोर्स हैं जिससे हम लोग ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, नाजल कैविटी है जिससे ये ऑक्सीजन पास हो रही है, फिल्टर हो रही है नाजल हेयर्स से। उसके बाद आ रहा है ट्रैकिया, ठीक है। ये जो ट्रैकिया है यहाँ से हमारी ऑक्सीजन पास हो रही है और जा रही है लंग्स में, ठीक है। सो ये चारों पांचों ऑर्गन जो है वो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। ये चारों जो होते हैं, नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया और लंग्स, ये हमारा बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इवन एक लंग का भी जो है वो सेल होगा, तो सेल ने टिश्यूज बनाए होंगे, टिश्यूज ने ऑर्गन बनाई होगी हमारी लंग, और ऐसे ही काफी सारे ऑर्गन्स बने होंगे, ट्रैकिया बना होगा, लंग्स बनी होंगी। उसके बाद हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बना जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है, राइट। तो अगर हम लोग ओवरव्यू देखें तो सेल जो होता है वो हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का, ठीक है। ये एक उसकी तरह होता है, ब्रिक की तरह, ठीक है। लोग बहुत सारी ब्रिक्स रख के जैसे एक सिंगल स्टोरी हाउस बनाते हैं, वैसे ही हम लोग काफी इसके ऊपर भी काफी सारी ब्रिक्स रख के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लगा सकते हैं। इन द सेम वे सेल्स जो है वो ग्रुप के बन के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ग्रुप बन के ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स अपना ग्रुप बना के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, राइट। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारा एक ऑर्गन है, सबको पता है कि ये कौन सा ऑर्गन है, ये हार्ट है। सो हार्ट में हमारे जो है सबसे पहला एक सेल आया, इन सेल ने ये सारे टिश्यूज बनाए, ठीक है। ये सब देखो, ठीक है। सो ये हमारा एक ऑर्गन है जो कि हमारा हार्ट है, जो कि हमारे ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी में। ये हार्ट जो है अगर हम इसको छोटी छोटी यूनिट्स में डालें तो ये बड़ा सा हार्ट जो है वो इस छोटे से सेल से बना है। इस छोटे से सेल ने अपने और सारे सिमिलर सेल्स को ढूंढा, उनके साथ मिलके टिश्यू बनाया, टिश्यू से बहुत सारे टिश्यूज ने ये ऑर्गन बनाया, और ऑर्गन ने ये ऑर्गन सिस्टम बनाया जिसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, हार्ट है, और ये पूरी बॉडी में ब्लड पंप करने का काम करता है, यानी हमारी डेली लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करता है। सो इवन वेल सेल्स जो है वो टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम सब में डिवाइड हो जाए, पर सेल जो है वो स्टिल फंडामेंटल यूनिट रहेगा, स्टिल जो है वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट रहेगा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि सेल जो है वो अकेले इतने सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है, उसके अंदर ऐसी कुछ तो चीजें होंगी जो उसको हेल्प करती होंगी, जिसका आंसर हमें इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। सो ये तो हमें समझ आ गया कि बड़ा सा घर तो बन गया, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की नींव जो है वो अभी भी एक लौती ईंट है, यानी इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो नींव है वो अभी भी वो एक छोटा सा सेल है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आते हैं हम लोग की, हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो पहली फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो बेसिकली बैक्टीरिया रहा होगा, जो कि यूनिसेल्युलर रहा होगा और पानी में आया होगा। तो मेरा मतलब क्या है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। तो यूनी सेल्यूलर, सेल्यूलर का मतलब हो गया सेल, यूनी का मतलब हो गया सिंगल। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास एक लौता सेल होता है, और यही एक सेल इसके सारे फंक्शंस को कैरी आउट करता है। रेस्पिरेशन भी यही सेल करेगा, एक्सक्रीशन भी यही सेल करेगा, डाइजेशन भी यही सेल करेगा, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन सब ये एक लौता सेल करेगा। और ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें हमें यूनिसेल्युलर सेल मिलता है वो है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बात करी थी। ये एक अमीबा का सेल है, और इसमें हमें एक ही सेल दिख रहा है जिसके अंदर उसके ऑर्गेनल्स हैं, और यही एक सेल जो है वो
सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जितनी लाइफ प्रोसेसेस है वो ये एक सेल करेगा। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम, हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारे पास है मल्टी यानी मेनी, और सेल्यूलर का मतलब हो गया सेल। सो बहुत सारे सेल्स हैं हमारे पास, हम लोग बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं, इस वजह से इनमें हमें देखने को मिलता है डिविजन ऑफ लेबर। जिससे मेरा मतलब ये है कि एक सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड होगा एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है या ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं ये एक साथ काम करते हैं टू कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। ये हो गया हमारा एक सेल जिसमें हम लोगों को ऑर्गेनल्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो जुड़ेंगे 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 और फाइनली बनाएंगे हमारा टिश्यूज बनाएंगे हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये हम लोगों को काफी सारे सेल्स जो हैं ये देखने को मिले। तो ये पूरे जो है ये सारे सेल्स जो हैं वो एक टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, राइट। सो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बीच में डिफरेंस क्लियर है। यूनी मीन्स द वन विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, कोई डिविजन ऑफ लेबर इसमें नहीं देखने को मिलेगा। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स जिसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलाइन होंगे, और डिविजन ऑफ लेबर इसमें हमें देखने को मिलेगा। फाइन, अब स्टडी कैसे करते हैं हम लोग सेल्स की। सो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। सपोज करो मैंने आई एम ऑन अ हाईवे, मैं एक हाईवे पे ड्राइव कर रही हूँ और मेरे से बहुत दूर एक कार है, ठीक है, बहुत दूर है। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हाईवे पे हमसे वो कार बहुत ज्यादा दूर होती है तो उसकी जो हेडलाइट होती है तो हमें उसको देख के पता नहीं चलता कि वो बाइक की हेडलाइट है या फिर कार की हेडलाइट है। कहने का मतलब ये है कि जो दो हेडलाइट्स हैं वो मुझे दूर से एक दिखाई पड़ती है, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स, मैंने एक पेपर पे 2 पॉइंट्स ड्रॉ करे, वो मैंने इतने से इतना दूर रखे, ये सबको करके देखा है। और उसको मैं पास लाती रही, पास लाती रही, पास लाती रही, मेरी आई और मेरे उस पेपर के बीच में एक डिस्टेंस आएगा जिस डिस्टेंस पे मुझे वो 2.1 नजर आएंगे, ठीक है। और इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। सो दो पॉइंट्स जो हैं इफ दे आर सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 mm का डिस्टेंस, ठीक है, तो वो हमें डिफरेंट दिखेंगे। बट अगर 0.1 mm का डिस्टेंस कम हो गया तो वो हमें एक दिखेंगे। सो दिस 0.1 mm ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, ठीक है। यानी इस डिस्टेंस के बाद हमें सारी चीजें एक दिखाई देंगी भले ही वो दो क्यों ना हो, इसीलिए हमारा सेम हेडलाइट्स के साथ होता है। तो सेल जो है वो भी काफी छोटा होता है, मतलब हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से तो वो बहुत छोटा होता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं कि फिर बायोलॉजिस्ट ने सेल के बारे में कैसे पता चला, या उनको कैसे पता चला कि सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, क्योंकि सेल जो है वो खुद ही इतना छोटा है, तो उसके ऑर्गेनल्स के बारे में उनको कैसे पता चला, राइट। सो सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई। तो बायोलॉजिस्ट को कैसे पता चला या उन्होंने कैसे स्टडी किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, क्योंकि सेल तो है वो तो हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से भी छोटा है। सो इसका आंसर ये है कि हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हमने फिजिक्स के चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। और मैं कहूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, माइक्रोस्कोप है जिसको हम लोग स्कूल में देखते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होते हैं। ये दो टाइप के लेंसेज हैं जो कि किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देते हैं, हमें अपीयर दिखाते हैं लार्जर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप, जिसमें ये हमारा बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप है जो स्कूल की लेबोरेटरीज में हमें देखने को मिलता है। ये मिरर होता है जिससे हम लोग हमेशा माइक्रोस्कोप को किसी विंडो के पास रखते हैं, हम उस मिरर से जो है एडजस्ट करते हैं कि सनलाइट पड़े और मिरर से जो रोशनी है वो इस पे आए, ये स्टेज पे आए, ठीक है, इसको स्टेज कहते हैं। ये नीचे है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जिससे हम लोग मैग्निफिकेशन जो है सेट करते हैं। ये हमारा आईपीस है, इसका भी एक मैग्निफिकेशन होता है, ऑब्जेक्टिव का भी एक मैग्निफिकेशन होता है, और ये लंबी सी होती है बॉडी ट्यूब। ये होता है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, ये होता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब, ये होता है हैंडल। हैंडल और बेस को पकड़ के ही हमेशा माइक्रोस्कोप को उठाया जाता है, इट इज वेरी फ्रेजाइल टू हैंडल। इसके अलावा कोर्स एडजस्टमेंट नॉब से हम लोग जो है फाइन एडजस्टमेंट नॉब जो है, इन सब से हम लोग अपना फोकस सेट करते हैं कि कब हमें ऑब्जेक्ट जो है जो कि स्टेज पे रखा हुआ है वो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। सो कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉब हमें एडजस्टमेंट में बेसिकली हेल्प करते हैं एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। जूम करने में हेल्प करते हैं, फोकस सेट करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप जो आप लेबोरेटरीज में देखते हैं। तो कैसे हम लोग सेल देखते हैं, इसका आंसर हमें मिल गया। हाउ डू वी स्टडी सेल्स विद द हेल्प ऑफ अ
माइक्रोस्कोप या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जिसमें आईपीस और ऑब्जेक्टिव आता है और जो हमें मैग्निफिकेशन दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो हमें पता कैसे चला कि हमारे आसपास कोई ऐसी चीज भी रहती है? तो हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक इन 1665। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सेल की खोज करी। ठीक है, बट उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया वो था डेड सेल। और वो सेल कहाँ का था? उन्होंने क्या किया, एक ट्री लिया, उस ट्री की बार्क होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है कॉर्क। सो उस कॉर्क की थिन स्लाइस को स्लाइड पे रखा और उसको एग्जामिन किया अंदर अंडर हिज ओन सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, जिसकी मैग्निफिकेशन सिर्फ 200 से 300 एक्स की थी। ठीक है, अब तो जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनकी मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा है। तो इनकी मैग्निफिकेशन थी 200 से 300 एक्स। और इस मैग्निफिकेशन पे इनको वो जो कॉर्क का स्ट्रक्चर दिखा, ये रियल पिक्चर है जो कि इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में लगाई है, जिसमें इनको ये हनी कोम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स कुछ देखने को मिल रहे हैं। उनको लगा ये छोटी छोटी चीजें बेसिकली है क्या, तो उन्होंने इनको नाम दिया सेल्स, क्योंकि ये इनको स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स की तरह दिख रहे थे। पर तब तक उनको ये नहीं पता था कि सेल के अंदर ऑर्गेनल्स भी होते थे, या सेल लिविंग होते थे या डेड होते थे। तो इन्होंने डेड सेल्स की खोज करी एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कॉर्क को एग्जामिन किया और उनको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे, और इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सबसे पहली बार क्या नेम दिया? सेल। एंड दिस वाज हिज ओन सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप जो कि 200 से 300 एक्स की मैग्निफिकेशन देता था। फिर आते हैं हम एरा ऑफ डिस्कवरीज पे। जैसे कि मैंने कहा था कि साइंटिस्ट को क्रेज रहता है कि हमें नई नई डिस्कवरीज जो है वो करनी है। तो रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में डेड सेल्स ऑफ कॉर्क को अपने टाइप के सेल्फ डिजाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया, उसके बाद ल्यूवन हुक आए। ल्यूवन हुक को लगा कि डेड सेल्स को वो कर रहे हैं, अगर हमारे चीज, हम लोग लिविंग है, ठीक है, प्लांट भी लिविंग होता है, तो हमारे अंदर अगर हम लिविंग है तो हमारे अंदर कोई चीज डेड कैसे हो सकती है? राइट। तो फिर आई ल्यूवेनहुक जिन्होंने 1674 में फ्री लिविंग सेल्स को देखा पहली बार पॉन्ड वाटर में विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, जो कि रॉबर्ट हुक के 200 300 एक्स वाले मैग्निफिकेशन से ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करा था। और उससे इनको पता चला कि सेल जो है वो लिविंग होते हैं। सो लिविंग सेल्स को राइज दिया ल्यूवन हुक ने, सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने सेल का न्यूक्लियस निकाला। परकिंजी थे जिन्होंने को प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन किया फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, जिसमें साइटोप्लाज्म आता था और न्यूक्लियस आता था। श्लीडन, श्वान एंड बर्काउ, इनका रोल है सेल थ्योरी में, जो कि हम इस चैप्टर की लास्ट में पढ़ेंगे। ओवरव्यू दे देती हूँ। श्लीडन और श्वान ने कहा कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सेल से बनते हैं और सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की। पर ये नहीं बता पाए थे कि अगर एक सेल जो है वो किसी चीज की वजह से एक्सपायर हो जाता है तो कैसे बाकी सेल जाएंगे। तो फिर वर्काउ आए। वर्काउ ने कहा कि ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, यानी सारे सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टेंट सेल से अराइज करते हैं। और इस सेल थ्योरी की बात हम इस चैप्टर के लास्ट में भी करने वाले हैं, एज इट इज गिवन इन योर बुक एक्सप्लोरेशन। तो अभी तक के लिए हमें बस इतना ही याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करे, ल्यूवन हुक ने लिविंग सेल्स की खोज करी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस निकाला, परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म निकाला, विच इज द कॉइन टर्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। अगर मैं एक बेसिक से स्ट्रक्चर का वो करूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है मेरे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ मेरे पास है ये साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में हम लोग ये बना देते हैं थोड़ा सा। ये सब क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कवर करेंगे। सो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड ये हमारे पास आ गया साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस जो है छोटू सा, इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं सेल का, ये एक ऑर्गेनल है। इसकी डिस्कवरी करी रॉबर्ट ब्राउन ने। परकिंजी ने इस साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी। ये साइटोप्लाज्म जो है ये फ्लूइड मैट्रिक्स है सेल का। ठीक है, और इसको मिला के उन्होंने एक टर्म दिया जो कि था प्रोटोप्लाज्म। फाइन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की बात हम आगे भी करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे आगे भी।
अब आ गए हम लोग लास्ट स्लाइड पे, पॉइंट्स टू नोट पे, कि टोटल ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये कि द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, कोई माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई करेगा एक ऑब्जेक्ट को, ये डिपेंड करता है पावर ऑफ द आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस पे। अगर आई पीस है जिससे हम लोग देख रहे हैं, उसकी पावर है कि वो 10x तक एक ऑब्जेक्ट को लार्ज दिखा सकता है, और ऑब्जेक्टिव की पावर है कि वो भी 10x तक एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। सो 10 × 10 जो हो गया वो होगा 100x। तो 100x टोटल मैग्निफिकेशन है जो वो एक लौता माइक्रोस्कोप किसी एक ऑब्जेक्ट को जो है बड़ा दिखा सकता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि एक सेल है, अगर उसका साइज 200 माइक्रोमीटर का है तो वो हमें 100 टाइम्स लार्जर दिखेगा माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप हमें अलाउ करता है टू सी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स क्लियरली, और एक काफी एसेंशियल टूल है सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए। ओवर द ईयर साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप की जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे, ठीक है। और वो तीन चीजों में चेंज करते हैं: रेजोल्यूशन विच इज द मेजर ऑफ क्लैरिटी, कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कितना क्लियर दिखेगा; कॉन्ट्रास्ट विच इज द डिफरेंस इन द ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमें कितना ब्राइट देखने को मिलेगा, ठीक है; और मैग्निफिकेशन, की कोई ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा देख सकते हैं, हम उसके स्ट्रक्चर को कितना डीपली, कितना गहराई तक देख सकते हैं। सो रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन और कॉन्ट्रास्ट में चेंज करते करते आज हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेम और टेम्प जैसे माइक्रोस्कोप्स हैं जिनसे हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ पाते हैं और जान पाते हैं कि हमारी वो ब्रिक, हमारी वो नींव कौन सी है जो पूरी ह्यूमन बॉडी को बनाती है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम लोग फटाफट से अपने रिकैप में आते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि सेल जो है वो लाइफ जो है, पहली लाइफ कैसे आई। पहली लाइफ जो है वो बैक्टीरिया होगी, यूनिसेल्युलर होगी, पानी में आई होगी। सेल क्या होते हैं और सेल से टिश्यूज बनता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है। हम लोग ने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा कि हम लोग कैसे सेल्स को स्टडी करते हैं आज के टाइम पे। माइक्रोस्कोप के कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि मैग्निफिकेशन, आई पीस, ऑब्जेक्टिव। फिर हमने डिस्कवरी देखी सेल की, और एरा ऑफ डिस्कवरीज में हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। सो दिस वाज द ओवरव्यू एंड वी हैव डन विद द 2.1 पार्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे विद द रिकैप ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो अगर किसी को फास्ट में देखना है तो वो सेकंड वीडियो भी देख सकता है एंड थर्ड वीडियो भी देख सकता है। डिटेल वीडियो थी ये। एंड स्टे हियर, एंड अगर किसी को कोई भी ऐसा सजेशन देना है दैट हाउ कैन आई इम्प्रूव, तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे एंड वी हैव डन विद द recap. I'll see you in the very next video of this channel, and this was taught by Scholar Akansha Verma. Thank you. Bye bye.